सब्सक्राइब करें बजरंग आईटीआई स्टडी को और घंटे का बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है बजरंग आईटीआई स्टडी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम करते हैं आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी। तो ये जो सीरीज़ है, इसमें मैं वन लाइनर के फॉर्म में आपको प्रश्न कराता हूँ। और मैं इससे पहले 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। इन दोनों लेक्चरों में 25-25 क्वेश्चन प्रत्येक लेक्चर में दिए गए हैं। तो ये लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम 51 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और देश में वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है कोरोना महामारी की, उसको ध्यान में रखते हुए घर पर रहें, साफ रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ध्यान रखें अपना और अपने पारिवारिक जनों का। चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला प्रश्न है, डीसी सप्लाई के लिए फ्यूज किस तार में लगाया जाता है? डीसी सप्लाई अर्थात दिष्ट धारा सप्लाई के लिए फ्यूज किस तार में लगाया जाता है? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर। तो डीसी सप्लाई के लिए जो फ्यूज लगाया जाता है वह पॉजिटिव तथा नेगेटिव किसी भी वायर में लगाया जा सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि पॉजिटिव वायर में लगाएं या नेगेटिव में लगाएं। लेकिन एसी के लिए हम यदि प्रश्न पूछा जाए आपसे कि एसी के लिए फ्यूज किस तार में लगाया जाता है, तब एसी के लिए फ्यूज हमेशा पॉजिटिव वायर या लाइव वायर में लगाते हैं। पॉजिटिव वायर का ही दूसरा नाम होता है लाइव वायर। क्या नाम होता है? लाइव वायर। ठीक, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, वास्तविक ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियाँ कितनी होती हैं? देखिए, वास्तविक का मतलब होता है परम शुद्ध। देखिए, वास्तविक चीज़ क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे विद्यार्थी होते हैं, आप सभी विद्यार्थी हैं, तो असली विद्यार्थी या वास्तविक विद्यार्थी वह विद्यार्थी होता है जो सुबह ही 4 बजे उठ जाए, उठ के तुरंत पढ़ने बैठ जाए, माँ माँ बाप के पैर छुए, डेली नित्य प्रतिदिन डेली नहाए, मतलब उसमें कोई भी अवगुण ना हो, सारे गुण ही गुण हों। ठीक है, मान्य और सी मतलब बहुत छोटी सी भी गलती उसके जीवन में ना हो। ठीक उसी प्रकार यदि ऐसी कोई मशीन है जिसमें कोई भी त्रुटि या गलती या हानि ना हो, वह वास्तविक मशीन या वास्तविक ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, यदि वह ट्रांसफार्मर है तो वास्तविक ट्रांसफार्मर कहलाएगा, लेकिन यदि मोटर है तो वास्तविक मोटर कहलाएगी। मतलब जिसमें हानियाँ कम से कम हो, त्रुटियां हो बिल्कुल ना के बराबर हो ही नहीं, वह वास्तविक चीज़ कहलाती है। मैं आशा करता हूं कि यहाँ आप समझ पाए होंगे कि वास्तविक क्या होता है। तो वास्तविक ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियाँ कितनी होती हैं? वास्तविक ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियाँ होती हैं 0। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, या शून्य कह लीजिए, शून्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रीशियन आईटीआई की बुक से, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेतों में बनाई जाती है? लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी, लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेतों में बनाई जाती है? पूछा जा रहा है आपसे किस प्रकार के सुरक्षा संकेतों में बनाई जाती है। ये देखिए, ये कोई सिगरेट है, सिगरेट। आपने डॉक्टरों की दुकान पे, पेट्रोल पंप पे ये वाले सिंबल देखे होंगे। तो ये वाले सिंबल कौन से सिंबल कहलाते हैं, ये पूछा गया है आपसे। तो ये कहलाते हैं निषेधात्मक, मतलब किसी काम को मना करते हैं ये। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है निषेधात्मक। ठीक, अब निषेधात्मक जो चिन्ह होते हैं वह क्या कहते हैं? निषेधात्मक चिन्ह से किसी कार्य को मना करने के लिए अग्रेसित करते हैं। ये जो चिन्ह होते हैं वह किसी कार्य को मना करने के लिए कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत तारों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? विद्युत तारों में लगी हुई आग को बुझाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर है कार्बन टेट्रा क्लोराइड युक्त रसायन, अर्थात CTCl।
CTC। अब सोच रहे होंगे आप CTC क्या है, तो CTC है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी वीडियो इसी प्रकार की आपके लिए बना सकूं। कृत्रिम श्वसन की सबसे सरलतम विधि क्या है? कृत्रिम श्वसन की सबसे सरलतम विधि क्या है? श्वसन की जो विधियां होती हैं, मतलब व्यक्ति यदि बेहोश हो जाए, ठीक है, तो उस स्थिति में व्यक्ति को सांस देने की विधियां हैं। उन विधियों के बारे में चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एक सेपरेट वीडियो 4 से 5 मिनट का दिया गया है। सारी विधियां बहुत ही आसान और सरल तरीके से चित्रों के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो पूछा गया है यहाँ पर जो प्रश्न है कि कृत्रिम श्वास की सबसे सरलतम विधि कौन सी है, तो वह विधि है मुंह से मुंह विधि। मुंह से मुंह विधि। अब मैं यहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि मैं चित्र संयोजित करके आपको उसको डिटेल में यहाँ बताऊँ, किसी अगली वीडियो में बताऊँगा। और उससे पहले मैं चैनल पे जाइए, एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाया है, उसमें विद डिटेल सबको विद चित्रों के साथ समझाया भी गया है। अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है 56 नंबर। इलेक्ट्रिक आयरन, मतलब जो विद्युत प्रेस होती है, हम घरों में प्रयोग करते हैं विद्युत प्रेस, उसका आधार प्लेट किसका बना होता है? यहाँ पे चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये कोई विद्युत प्रेस है, इस आकार में होती है, ये इसका हैंडल हो गया और ये इसका आधार है। ये जो इसका आधार है, मतलब जो प्लेट कपड़ों के संपर्क में आती है, वह किसकी बनी हुई होती है, ये पूछा गया है। ठीक, तो ये बनी होती है किस धातु की? रिब्बन नाइक्रोम की। ठीक, रिब्बन नाइक्रोम की बनी होती है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न है। अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए हम हीटिंग कॉइल को किस क्रम में जोड़ते हैं? अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए हीटिंग कॉइल को हम किस क्रम में जोड़ते हैं? आंसर देखते हैं, तो हम जोड़ते हैं समांतर क्रम में। अब देखिए, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। याद रखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, तो सारे प्रश्न यदि हो सके तो याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सबसे अच्छा रहेगा कि इन सभी को अपनी एक नोटबुक बनाइए, उनमें लिख लीजिए। अब मैं अगले प्रश्न पर चलता हूँ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है संधारित्र अर्थात कैपेसिटर, जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, उसमें पावर फैक्टर का मान क्या होता है? पावर फैक्टर को प्रदर्शित करते हैं cos फाई से, और जबकि संधारित्र को प्रदर्शित करते हैं C से। में पावर फैक्टर का मान क्या होता है? तो पावर फैक्टर का मान होता है 0। 0 होता है, लेकिन पश्चगामी प्रकृति का होता है, मतलब लैगिंग होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आदर्श वोल्टेज सोर्स में प्रतिरोध का मान होता है। आदर्श वोल्टेज सोर्स में प्रतिरोध का मान कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आदर्श वोल्टेज सोर्स में प्रतिरोध का मान 0 या 0 होता है। कितना होता है? 0 या 0। अब पहुंचते हैं हम 60 नंबर प्रश्न पर। 60 नंबर प्रश्न है आदर्श वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध स्रोत के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? आदर्श वोल्टेज सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध सोर्स के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? चलिए चलते हैं इस प्रश्न के आंसर पर। प्रश्न का आंसर है श्रेणी क्रम। तो देखिए, ये कोई वोल्टेज सोर्स है, रफ कर देता हूँ मैं। वोल्टेज सोर्स को हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वह कैसे जुड़ा होता है? इस प्रकार से जुड़ा होता है। ठीक, यही है सीरीज क्रम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध कैपेसिटर का पावर फैक्टर। शुद्ध कैपेसिटर का पावर फैक्टर कितना होता है, ये पूछा गया है आपसे। अगला प्रश्न है, शुद्ध कैपेसिटर का पावर फैक्टर कितना होता है? कैपेसिटर को मैं आपको कई बार बता चुका हूँ क्या होता है कैपेसिटर। इस प्रकार से इसका सिंबल बना होता है, दोनों प्लेटों का जो एरिया होता है वह बराबर होता है। ठीक, ये वाला C से इसको प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करता है? अपने में से DC को ब्लॉक करता है तथा AC को जाने देता है। इसका जो पावर फैक्टर होता है वह कितना होता है? जानते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो इसका पावर फैक्टर होता है, एक मिनट, इसका पावर फैक्टर होता है जी 0। कितना होता है? 0। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, फ्रिज में भरी जाने वाली गैस कौन सी गैस होती है? फ्रिज या रेफ्रिजरेटर कहिए, जो हम घरों में प्रयोग करते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? उसमें भरी जाने वाली गैस है फ्रीऑन। कौन सी गैस है? फ्रीऑन। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, किस दोष के कारण मोटर चलते चलते गर्म हो जाती है? किस दोष के कारण मोटर चल चलते नहीं है, यह है चलते चलते। क्या है? चलते चलते गर्म हो जाती है। तो कौन सा दोष होता है? जानते हैं दोष? निम्न वोल्टेज अर्थात लो वोल्टेज के कारण ये गुण आता है मोटर में। ये मोटर में क्या हो जाता है? मोटर में कमी आ जाती है कि मोटर चलते चलते गर्म हो जाती है। तो यदि मोटर चलते चलते गर्म हो रही है तो पूछा जाए आपसे कि क्या दोष है उसमें, तब उसमें दोष होगा कि लो वोल्टेज के कारण मोटर चलते चलते गर्म हो जाती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, कई बार आपसे प्रैक्टिकल में पूछा भी जा सकता है या वाइवा में पूछा भी जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दोष के कारण मोटर धीरे धीरे चलती है? ठीक, इससे पिछले प्रश्न में 63 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि किस दोष के कारण मोटर चलते चलते गर्म हो जाती है। यहाँ पूछा गया है कि किस दोष के कारण मोटर धीरे चलती है। तो मोटर के धीरे चलने का कारण है ओवरलोड। ओवरलोड होने के कारण मोटर धीरे धीरे चलती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एयर कंडीशनर की क्षमता किसके द्वारा मापी जाती है? जो एयर कंडीशनर अर्थात एसी हमारे घरों में लगे होते हैं, दुकानों में लगे होते हैं, शोरूम्स में लगे होते हैं, होटल्स में लगे होते हैं, उनकी क्षमता किस में मापी जाती है? क्या लीटर में मापते हैं? नहीं, उसकी क्षमता मापी जाती है टन में। किस में मापी जाती है? टन में। क्वेश्चन नंबर 66 अभी देखते हैं। तो 66 नंबर प्रश्न है, विद्युत मशीनों के ब्रश किस धातु के बने होते हैं? अगर आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो मैंने ये भी बता दिया क्वेश्चन पढ़ते ही कि आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, विद्युत मशीनों के जो ब्रश होते हैं वह किस धातु के बने होते हैं? विद्युत मशीनों के ब्रश कार्बन के बने होते हैं। किसके बने हुए होते हैं? कार्बन के। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, डीसी को रोकने वाला अर्थात डीसी को ब्लॉक करने वाला व एसी को प्रवाहित होने देने वाले विद्युत उपकरण को या विद्युत डिवाइस को हम क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति या ऐसी डिवाइस होती है जो अपने में से डीसी को ब्लॉक करती है जबकि एसी को जाने देती है। ब्लॉक का मतलब है कि डीसी को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देती है जबकि एसी को प्रवाहित होने देती है। तो इसका आंसर है कैपेसिटर। कैपेसिटर कहिए या संधारित्र कहिए, दोनों एक ही बात हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। बेंच वाइस यदि आपने एक भी दिन क्लास की है और वर्कशॉप में जाकर कुछ इंस्ट्रूमेंट देखे हैं तो वर्कशॉप में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट यही मिलता है। पहला प्रैक्टिकल भी हम इसी के माध्यम से करते हैं सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस के बाद। तो इसका आकार हम कैसे व्यक्त करते हैं ये पूछा गया है आपसे। तो इसका आकार व्यक्त करते हैं जबड़ों की चौड़ाई से। किससे करते हैं? जबड़ों की चौड़ाई से। अगला प्रश्न देखते हैं। हार्ड स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? हाई स्पीड या हार्ड स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? हम पहुंच गए हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 0.75 से 1% तक। कितना प्रतिशत होता है? 0.75 से 1%, 1%। अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। हेक्साब्लेड की लंबाई मापी जाती है। जो हेक्साब्लेड होते हैं, हम पाइप को काटने के लिए प्रयोग करते हैं हेक्साब्लेड। साधारण भाषा में या ग्रामीण भाषा में, घरेलू भाषा में कहें तो इसको हम आरी बोलते हैं, लेकिन हम इंजीनियरिंग के छात्र हैं, आईटीआई कर रहे हैं, इसीलिए हम आरी नहीं बोलेंगे, इसको हेक्सा बोलेंगे। और हेक्साब्लेड की जो लंबाई होती है वो मापी जाती है। कैसे मापी जाती है? तो वह मापी जाती है दोनों पिन होल्स के केंद्र की बीच की दूरी से निर्धारित करी जाती है। कैसे निर्धारित की जाती है? दोनों पिन होल्स के केंद्र की बीच की दूरी से। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु। चीजल, पहले तो यदि आपने पहली वीडियो देखी है या किताब ध्यानपूर्वक पढ़ी है तभी आपको पता होगा कि चीजल क्या होता है। चलो मैं बताता हूँ। चीजल को हम साधारण भाषा में छेनी कहते हैं। क्या कहते हैं? छेनी। तो चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु, चीजल निर्माण में हम कौन सी धातु प्रयोग करते हैं? तो हार्ड कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर प्रश्न है स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप मापने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सॉरी, धातु नहीं है। स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आंसर देखते हैं इसका। तो हम प्रयोग करते हैं फिलर गेज का। किसका प्रयोग करते हैं? फिलर गेज का। आज की वीडियो का 73 नंबर क्वेश्चन, छोटे तारों के केबल को जब भी टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है? अर्थात छोटे तार हैं, जब वह बिल्कुल टर्मिनल के पास अर्थात सिरों के पास होंगे, बहुत समीप होंगे, तो उनको काटने के लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह टूल कौन सा होता है? तो वह टूल कहलाता है तिरछा कट प्लायर, या इसको हम अंग्रेजी में बोल लें तो साइड कटिंग प्लायर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? साइड कटिंग प्लायर। आज की वीडियो का 74 नंबर प्रश्न है 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का क्या कारण है? आपने कोई चार्जर या विद्युत प्रेस या किसी का भी जो वो देखा होगा प्लग, उसमें 3 पिन होती हैं। देखिए, एक पिन ये और 2 पिन ये। तो आपकी जो तीसरी पिन होती है, मैं दूसरे रंग से दिखाता हूँ यहाँ पर, तीसरी पिन होती है ये वाली पिन, ये इन दोनों के आकार में, इन दोनों की मोटाई के आकार में काफ़ी पतली होती है। ठीक, वो सॉरी मोटी होती है ये वाली, इसका आकार मोटा होता है ये। तो इस पिन का आकार मोटा क्यों रखा जाता है ये पूछा गया है आपसे। तो इस पिन का आकार मोटा इसलिए रखा जाता है, लीकेज धारा को वहने के लिए हम 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है लघु रूप परिपथ वियोजक का प्रयोग क्यों आवश्यक है? लघु रूप का अर्थ हो गया यहाँ पर शॉर्ट सर्किट वियोजक, अर्थात शॉर्ट सर्किट आइसोलेटर का यूज हम क्यों करते हैं? तो इसका आंसर होगा भवन के प्रत्येक कक्ष में करते हैं। प्रयोग क्यों आवश्यक है? इसका प्रयोग आवश्यक है सुरक्षा के लिए, और ये हम भवन के प्रत्येक कक्ष में करते हैं। आज की वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। घर पर रहिए, साफ रहिए, सुरक्षित रहिए, आपसे अनुरोध है, आग्रह है। पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। हाँ, और पीडीएफ से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो को 5 लोगों को शेयर कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल नंबर 9084 व्हाट्सअप नंबर है ये, इस पर कॉल ना करें तो अच्छा होगा, 572848 पर भेज दें। 5 लोगों को शेयर किया हुआ स्क्रीनशॉट, उसके उपरांत मैं आपके व्हाट्सएप पे इन पूरे सभी लेक्चरों का पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, उससे पहले मेरे पास ऐसा कोई भी उपाय नहीं है कि मैं पीडीएफ आपको पहुंचा सकूं। यदि आप 5 लोगों को शेयर करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल नंबर 9084572848 पर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं तो मैं आपको उसका पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। घर पर रहें, साफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।